Hello, Assalamu alaikum, everybody. In the previous class, we talked about, we finished at different types of learning. तो बात को आगे बढ़ाते हैं. So I told you that we are going to talk in detail about the supervised learning and some related concepts of supervised learning. Okay. So let's start today कि supervised learning क्या है और इससे related concepts क्या हैं. Okay. So जैसे मैंने as I told you that supervised learning, in supervised learning we require training data. Okay. So training data का मतलब ये है कि we will have examples and examples will be described by features. Okay. So let's say that x एक vector है and this x represents the input vector of attributes जिनको हम features भी कहते हैं. So x का मतलब ये है कि these are set of features. Okay, so you can say x is equal to x1, x2 up to xn. So you have some x number of features. So x is a vector which represents your features. Okay, related to any problem. Okay, so let f of x represents the value of the target variable. So f of x is a function जिसको आप x पास करें, features पास करें. So this is going to give you the target variable. Okay, so this is the true function. So आप उसको features पास करें तो वो आपको class बताए, target variable बताए या class बताए. Okay. Now supervised learning क्या है? Implicit mapping जो है from x features से f of x पे. Okay, the implicit mapping. So implicit mapping का मतलब ये है the natural mapping you can say. Okay, from features to f of x. Features से classes की जो mapping है वो unknown है. Okay, we don't know okay what that function is. Okay, implicit mapping का मतलब ये है the function f of x is not known. Okay, we just have the training data. So आपके पास features हैं और f of x की values हैं, function नहीं है. Remember, you only have the features x and the values of f of x. So मिसाल के तौर पे आपके पास जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि इमेजेस हैं और इमेजेस में ट्रक के इमेजेस हैं और नॉन ट्रक के इमेजेस हैं. सो किसी इमेज में आपको फीचर्स पता हैं, मिसाल के तौर पे एक्स में आपके पास वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ व्हील्स हैं, हाइट और विड्थ का रेशो है, और एफ ऑफ एक्स आपको पता है ट्रेनिंग डेटा में. एफ ऑफ एक्स का मतलब उस इमेज का आपको पता है कि ये ट्रक है, या किसी दूसरे इमेज एग्जाम्पल में आपके पास फीचर्स पता है और आपको ये पता है कि ये नॉन ट्रक ऑब्जेक्ट है. ओके, सो आपके पास फीचर्स हैं और आपके पास उन फीचर्स के साथ साथ लेबल्स हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हैं. लेकिन एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, ये इम्प्लिसिट मैपिंग आपको पता नहीं है. एक्स के कैसे उस लेबल को रीच करता है ये आपको नहीं पता. ओके, सो नाउ सुपरवाइज लर्निंग में प्रॉब्लम ये है कि वी वांट टू लर्न दिस मैपिंग फ्रॉम एक्स टू एफ. सो एक्स से एफ ऑफ एक्स की मैपिंग को आप लर्न करना चाहते हैं. सुपरवाइज लर्निंग में हम इस मैपिंग को लर्न करना चाहते हैं. ओके, और द ऑब्जेक्टिव इज इन सुपरवाइज लर्निंग दैट वी एस्टिमेट अ फंक्शन जिसको हम एच ऑफ एक्स पे कहते हैं, या एच ऑफ एक्स साथ में थीटा लिखा हुआ है. सो एक्स इज द फीचर एंड थीटा आर the variables of parameters of the model. Okay, you can say. So for the time being only x is important. So h of x is the function जो कि आप estimate. So supervised learning is all about estimating this function h of x. Okay, so we want to estimate an h of x that is close to f of x. So बहुत कम इस तरह होता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में कि आप एच ऑफ एक्स ऐसा जो है प्रेडिक्ट कर लें जो कि एफ ऑफ एक्स के एग्जैक्टली इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. नॉर्मली दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, सो नॉट पॉसिबल का मतलब ये है कि आपके पास हमेशा एफ ऑफ एक्स और एच में कुछ ना कुछ माइन्यूट डिफरेंस होगा, तो वो आपको थोड़ा सा एरर रिटर्न करेगा. ओके, सो वी वांट टू लर्न सुपरवाइज्ड लर्निंग में वी वांट टू लर्न अ मैपिंग फ्रॉम दिस फीचर्स टू एफ, और उसके लिए हम हाइपोथेसिस फंक्शन, रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस फंक्शन हम लर्न करते हैं. सो वी वांट टू लर्न दिस एच ऑफ एक्स. सो वी वांट दिस एच ऑफ एक्स टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू दिस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स एक्स. ओके, सो सारी ट्रेनिंग डेटा के लिए, सारे एग्जाम्पल्स के लिए वी वांट दिस एच टू बी क्लोज to f of x, and this h is called our hypothesis function.
एंड थीटा एज आई सेड कि थीटा आर द पैरामीटर्स, और ये फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, सुपरवाइज लर्निंग में हम हाइपोथेसिस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हाइपोथेसिस किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, वो एक साइन फंक्शन हो सकता है फॉर एग्जांपल, वो आपके पास बुलियन फंक्शन हो सकता है, वो कैनन हो सकता है, वो कोई स्टेट ऑफ द आर्ट अदर क्लासीफायर जैसे SVM है, जैसे आपके पास न्यूरल नेट्स हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासीफायर्स हो सकते हैं। सो वंस अगेन सुपरवाइज लर्निंग में क्या आप करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास एग्जाम्पल्स होंगी, एग्जाम्पल्स डिस्क्राइब होंगी फीचर्स से, फीचर्स एक्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं, और आप हाइपोथेसिस फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो कि आपके फीचर्स को मैप करे टारगेट क्लासेस पे, ओके, या f(x) आपको एस्टिमेट करके दे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट सुपरवाइज। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। दिस एग्जांपल इज टेकन फ्रॉम योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक। सो चैप्टर 18 में आपको ये एग्जांपल मिल जाएगी। सो एग्जांपल ये है, द प्रॉब्लम इज कि वी वांट टू डिसाइड वेदर टू वेट फॉर अ टेबल एट अ रेस्टोरेंट। सो डिसाइड करना है कि आप वेट करें या ना करें, ओके। सो करें ना करें का मतलब ये है कि आपके पास जो टारगेट वेरिएबल है या टारगेट क्लास है या f(x) जिसको मैंने पहले कहा था पिछली स्लाइड में, वो अब आपके पास वेट करना या ना करना है। दैट मीन्स कि ईदर यू आर गोइंग टू वेट और यू आर नॉट गोइंग टू वेट। सो इट्स अ बूलियन 0-1 प्रॉब्लम, ओके। सो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स भी कहते हैं मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, ओके। सो वी वांट टू डिसाइड वेदर टू वेट फॉर अ टेबल एट अ रेस्टोरेंट और नॉट बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स आपके पास ये हैं, मैंने कहा था एग्जाम्पल डिस्क्राइब होंगी आपके एट्रीब्यूट से, या इनको फीचर्स भी कहते हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, या डिफरेंट नाम हैं जिनसे हम इनको कहते हैं। सो क्या है, नंबर 1, अल्टरनेट टेबल अवेलेबल है कि नहीं, उस रेस्टोरेंट में बार है कि नहीं, डे फ्राइडे सैटरडे है कि नहीं, आप हंग्री हैं कि नहीं, पैट्रन्स हैं मीन्स नंबर ऑफ पीपल हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट में। सो इन एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे, दीज आर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, लाइक प्राइस वहाँ पे क्या है, रेन हो रही या नहीं हो रही उस दिन। सो इन एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पे टेबल पे आप वेट करें या ना करें, ओके। सो दीज आर दी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो आपके पास सुपरवाइज लर्निंग में आप ट्रेनिंग डेटा किस टाइप का होगा। सो ट्रेनिंग डेटा आपके पास फॉर एग्जांपल इट कैन बी अ डेटा लाइक दिस। सो जैसे मैंने कहा था ट्रेनिंग में आपके पास एग्जांपल्स होंगी। सो वी हैव एग्जांपल्स, वी हैव 12 एग्जांपल्स, ओके। इनको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, एग्जांपल्स भी कहते हैं मशीन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में। सो एग्जांपल्स आर x1, x2, x3, 12 एग्जांपल्स। दीज एग्जांपल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय फीचर्स और एट्रीब्यूट्स। तो आपके पास यहाँ पे ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखे थे। सो इफ यू गो टू, सो देर आर 10 एट्रीब्यूट्स इन दैट वी हैव सीन। सो वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और हर एग्जाम्पल में आपके पास उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ हैं। और आपका f(x) जो है, मैंने कहा था f(x) की वैल्यूज़ आपको पता हैं। सो f(x) ये है कि वेट करें या ना करें, तो f(x) की वैल्यूज़ आपको पता है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, वो फॉल्स है हर एग्जाम्पल के लिए। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेनिंग डेटा जो कि यूजुअली हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में होता है, ओके। सो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि इन एग्जांपल्स को यूज़ करेंगे और इनसे आप एक हाइपोथेसिस फंक्शन को एस्टिमेट करेंगे, जो जिनको जब आप किसी भी एग्जांपल के लिए इन एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ दें तो वो आपको प्रेडिक्शन बताए जो कि आपके टारगेट, जो कि ट्रेनिंग डेटा के अंदर ट्रू f(x) आपके पास है उसके क्लोज हो। दैट मीन्स जब मैं ये फीचर वेक्टर दूँ, सो मैं x1 का फीचर वेक्टर दूँ तो ये वैल्यूज़ दूँ फॉर एग्जांपल, तो वो आपको प्रेडिक्ट करके बताए कि ये ट्रू है, आपको वेट करना चाहिए, ट्रू और नहीं करना चाहिए, ओके। सो अगर आप ट्रू करते हैं तो दैट मीन्स कि आपका जो हाइपोथेसिस की प्रेडिक्शन है वो आपके एक्चुअल फंक्शन के बिल्कुल करीब है, ओके। सो एक चीज़ मैं ये बता दूं कि एट्रीब्यूट्स की आपकी डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो बाइनरी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, इसको 0-1 की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। सो वो बाइनरी हो सकती हैं, वो कोई कैटेगरीज हो सकती हैं, वो कोई रियल वैल्यूज़ हो सकती हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि प्राइस के केस में। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ दैट द एट्रीब्यूट्स कैन हैव, ओके। सो इन पे हम डिटेल में बात करेंगे जब हम क्लासीफायर्स पे बात करेंगे, ओके। सो हम जब उनकी एग्जांपल्स लेंगे तो फिर उन पे बात करेंगे। सो यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि आपके पास ट्रेनिंग डेटा में एग्जांपल्स होंगी, एग्जांपल्स आपके फीचर्स से डिस्क्राइब होंगी, okay. So you will have any number of features, some finite number of features, and you also will have a target class, okay, जैसे कि यहाँ पे है,
ओके, तो वंस अगेन थोड़ी टर्मिनोलॉजीज को मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने बात की एट्रीब्यूट्स की, एग्जांपल्स आपके डिस्क्राइब होंगी एट्रीब्यूट से, उनको फीचर्स भी कहते हैं, उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं, कोवेरिएट्स भी कहते हैं, उनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। ओके, एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू कैरेक्टराइज द टारगेट वेरिएबल। सो आप हाइपोथेसिस फंक्शन इनको इनपुट लेगा और मैप करेगा टारगेट वेरिएबल पे। ओके, सो टारगेट वेरिएबल आपकी क्लास है जिसको आप प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो जैसे ट्रेनिंग डेटा में आपका जो हमने अभी ट्रेनिंग डेटा देखा है उसमें वेट करना या ना करना ये आपकी टारगेट क्लास है। ओके, तो प्रॉब्लम ये आपका क्लासिफिकेशन है, इसमें you want to characterize given some set of features related to some examples, और वो unknown example भी हो, unseen example भी हो सकती है, previously unseen example भी हो सकती है। तो आपको features आपके function को दिए जाएं, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उसको, अगर क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तो उस रिलेटेड क्लासेस में क्लासीफाई करें। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि एरर फंक्शन। ओके, एरर फंक्शन आपके हाइपोथेसिस की प्रिडिक्शन का लॉस कैलकुलेट करेगा। ओके, सो आपका हाइपोथेसिस जब भी प्रिडिक्ट करेगा, सो गिवन दीज एट्रीब्यूट्स टू योर हाइपोथेसिस फंक्शन, सो हाइपोथेसिस जब भी कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा तो वो वैल्यू हो सकता है कि आपके ट्रू एफ ऑफ एक्स से मिलती हो, या आपके टारगेट वेरिएबल ट्रेनिंग डेटा के अंदर जो है उससे मिलती हो, या उससे नहीं मिलती होगी। अब इस चीज़ को क्वांटाइज करने के लिए हम यूजुअली एरर फंक्शन को यूज़ करते हैं। ओके, अब एरर फंक्शन अगर एरर फंक्शन आपका दो केसेस, रिमेंबर मैंने बताया था कि अगर आपका टारगेट वेरिएबल जो है, जो एफ ऑफ एक्स है, अगर वो रियल वैल्यूड है, सो दैट मीन रियल वैल्यूड का मतलब ये है कि आप रिग्रेशन कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप रिग्रेशन कर रहे हैं तो एरर फंक्शन जो है वो स्क्वायर्ड एरर हम यूजुअली यूज़ करते हैं। ओके, सो स्क्वायर्ड एरर का मतलब ये है कि दिस कैन बी एनी मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। ओके, स्क्वायर्ड में आप कोई भी मैग्नीट्यूड ले, इट कुड बी हाफ स्क्वायर्ड, मीन स्क्वायर्ड और अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वायर्ड एरर। ओके, सो अगर रिग्रेशन कर रहे हैं सो हम एरर फंक्शन यूजुअली स्क्वायर्ड एरर लेते हैं। अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ये दिस इज सिंपली डिफरेंस, जैसे आप हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज अ डेल्टा फंक्शन जो कि सिंपली एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा आपके हाइपोथेसिस की आउटपुट का और आपके एक्चुअल जो ट्रेनिंग डेटा में एग्जांपल का लेबल है उसका। ओके, सो जस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू। ओके, सो क्लासिफिकेशन में एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, रिग्रेशन के केस में ये स्क्वायर्ड एरर होगा बिकॉज उसमें आपके पास नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं। ओके, एंड क्लासीफायर की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए इसको हम सम करते हैं सारे ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। ओके, सो दिस एरर इज कंप्यूटेड ऑन ऑल द ट्रेनिंग डेटा। ओके, सो सुपरवाइज लर्निंग में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके पास बहुत से हाइपोथेसिस फंक्शन होते हैं, सो यू वांट टू चूज अ हाइपोथेसिस फंक्शन दैट is close to your actual function. Okay, so you choose that hypothesis from a potentially huge hypothesis space. Okay, so hypothesis space का क्या मतलब है कि potentially huge hypothesis space, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। So consider for example आप boolean function को लर्न कर रहे हैं। Okay, so let's say कि ट्रेनिंग डेटा में आपके पास कुछ boolean एट्रीब्यूट्स हैं, सो आपके फीचर्स बूलियन हैं और टारगेट वेरिएबल भी बूलियन है। ओके, तो आप उसकी लर्निंग कर रहे हैं। सो हम अभी देखेंगे कि हाइपोथेसिस स्पेस उससे किस तरह से बनती है और हाइपोथेसिस स्पेस क्यों हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस स्पेसेस आर ह्यूज। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट की है। ओके, सो हाइपोथेसिस स्पेसेस से रिलेटेड, सो सपोज करें, ये नोट्स बाय द वे मैं आपसे शेयर कर दूंगा स्लेट पे। सपोज दैट you have one feature. Okay, so one feature is x1. Okay, and this feature is a boolean feature. Okay, remember मैंने कहा था कि feature जो है वो आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, वो कैटेगोरिकल हो सकता है, कैटेगरीज हो सकती हैं, रियल वैल्यूड हो सकता है, बट हम सिंपल एक केस कंसिडर कर रहे हैं कि आपका फीचर जो है दैट इज़ अ बाइनरी फीचर। दैट मीन्स
कि इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। सो x1 की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ये 0 या 1 दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि इससे हम हाइपोथेसिस स्पेस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, सो कितने पॉसिबल हाइपोथेसिस इससे बन सकते हैं। सो सिंप्लिसिटी के लिए मैं एज्यूम करता हूँ कि हाइपोथेसिस हमारा बी बाइनरी है, या मेरा जो टारगेट वेरिएबल है या जो एक्चुअल मेरा फंक्शन है वो भी बाइनरी है। बाइनरी का मतलब ये है कि वो भी बाइनरी क्लासिफिकेशन केस है, सो उसमें भी पॉसिबल वैल्यू 0 1 हो सकती हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस स्पेस कितनी बड़ी है उस फीचर से और ये किस तरह से ग्रो करती है। ओके, सो मैं वंस अगेन हाइपोथेसिस स्पेसेस पे हम बात कर रहे हैं कि ये ह्यूज हम क्यों कहते हैं कि हाइपोथेसिस स्पेसेस आर ह्यूज, बिकॉज सुपरवाइज लर्निंग में ऑब्जेक्टिव आपका ये होता है कि हाइपोथेसिस स्पेस से आप ऐसा हाइपोथेसिस पिक करें, कोई भी हाइपोथेसिस, ऐसा हाइपोथेसिस पिक करें जो आपका एरर मिनिमाइज करें। ओके, या इन अदर वर्ड्स अगर एक्यूरेसी के टर्म्स में मैं कहूँ तो आपको हायर एक्यूरेसी दें। ओके, सो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका हाइपोथेसिस स्पेस क्या होती है और हाइपोथेसिस स्पेस ह्यूज हम क्यों कहते हैं। हाइपोथेसिस स्पेस इज द सेट ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, अब ये ह्यूज क्यों कैसे होता है, तो हम देख रहे हैं एक एग्जांपल जिसमें आपके पास अगर एक फीचर है और वो फीचर बाइनरी है। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने बाइनरी लिया। सो उसके पॉसिबल हाइपोथेसिस क्या हो सकते हैं। पॉसिबल हाइपोथेसिस ये हो सकते हैं कि आपके ट्रेनिंग डेटा के जो फीचर है x1 0 1, सो एक हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि ये दोनों एग्जांपल्स, ओके, सो पहली एग्जांपल भी दूसरी एग्जांपल भी, जिसमें पहले एग्जांपल में फीचर की वैल्यू 0 है, दूसरे में 1 है, सो ये दोनों एग्जांपल्स बिलोंग करें 0 0 हाइपोथेसिस से। दैट मीन 0 क्लास से 0 क्लास से, ये एक हाइपोथेसिस है। ओके, तो हमारा एक प्रिडिक्शन ये हो सकती है या एक फंक्शन की हाइपोथेसिस की प्रिडिक्शन ये हो सकती है गिवन दिस x1 कि ये 0 क्लास से बिलोंग करता है, 0 क्लास से बिलोंग करता है। ओके, दूसरी प्रिडिक्शन h2 हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि ये पहली एग्जांपल 0 क्लास से बिलोंग करती है, दूसरी 1 क्लास से बिलोंग करती है। रिमेंबर मैंने एज्यूम किया था कि हाइपोथेसिस बाइनरी है। ओके, नाउ तीसरी क्या हो सकती है, तीसरी ये हो सकती है कि आपकी पहली एग्जांपल 1 क्लास से बिलोंग करती है, दूसरी 0 से, और चौथी ये हो सकती है कि दोनों 1 से बिलोंग करती है। तो आपके बाइनरी अगर हाइपोथेसिस हो तो इस एक बाइनरी फीचर से आपके 4 हाइपोथेसिस बन सकते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं आपको कहूँगा कि मैं क्वेश्चन करता हूँ, फिर आप उस पर पॉज करें और सोचें उस पर। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से अगर ये फीचर एक ही हो लेकिन अगर ये बाइनरी ना हो, ये फीचर अगर लेट्स से कोई कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ का हो तो उससे कितने हाइपोथेसिस बन सकते हैं। अगर ये फीचर कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ का हो, रियल वैल्यूड हो, तो उससे कितने हाइपोथेसिस बन सकते हैं। थोड़ा सा पॉज करें इस पर, 1-2 मिनट सोचें एंड देन लेट्स सी क्या आपने। ओके, सो आई होप जो आप में से थोड़े जीनियस हैं उन्होंने गेस कर लिया होगा। अगर ये रियल वैल्यूड हो तो आपके पास पोटेंशियली कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं। सो x1 की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ हों तो आपके पास हाइपोथेसिस भी इनफाइनाइट मैनी होंगे। ओके, सो इस पर थोड़ा सा सोचें तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, लेकिन चूंकि हम ज़रा सिंपल केस देख रहे हैं बाइनरी का, तो हमारा फीचर वेक्टर जो है वो बाइनरी है। सो x1 हमारा एक ही फीचर है इस टाइम पे और वो बाइनरी है, तो उससे हम 4 हाइपोथेसिस, बाइनरी हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब मैं ये करता हूँ कि आपको बताता हूँ कि इफेक्ट क्या है, हाइपोथेसिस स्पेस कैसे इंक्रीज़ होती है। सो उसके लिए मैं लेट्स से फीचर्स को हम इंक्रीज़ करते हैं। सो x1 के बजाय अब मैं एक और फीचर ऐड करता हूँ। सो अगर x2 में ऐड कर दूँ, सो यू कैन सी नाउ वी हैव 2 फीचर्स x1 एंड x2। सो इन 2 फीचर्स की वैल्यूज़ पहले आप देख लें, अगर ये लाइट ब्लू में कि क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। सो इन फीचर्स की अगर बाइनरी फीचर हो तो एक वैल्यू ये हो सकती है कि 0 0, x1 भी 0, x2 भी 0, 0 1, 1 0, 1 1। सो देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज़। अब इन 4 पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए कितने हाइपोथेसिस बन सकते हैं। सो यू कैन सी एक हाइपोथेसिस ये बन सकता है कि all these 4 belong to 0 क्लास। ओके, दूसरा हाइपोथेसिस ये बन सकता है कि पहले 3 एग्जांपल 0 क्लास से, चौथी 1 क्लास से। एक
हाइपोथेसिस ये बन सकता है पहली 2 एग्जांपल और आखिरी एग्जांपल 0 क्लास से और थर्ड वाली 1 क्लास से, एंड सो ऑन। लास्ट हाइपोथेसिस ये बन सकता है कि ऑल दीज एग्जांपल्स बिलोंग टू 1 क्लास। ओके, आपने इस तरह की ट्रुथ टेबल्स बनाए होंगे डीएलडी की क्लास में या इस रिलेटेड कोर्सेज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की क्लास में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से ये बन रहा है। ओके, सो वी हैव 16 पॉसिबल हाइपोथेसिस जो कि इन 2 फीचर्स के केस में हो सकते हैं। रिमेंबर, अभी तक हमारे हाइपोथेसिस भी बाइनरी और फीचर्स भी बाइनरी हैं। ओके, हम सिंपल केस ले रहे हैं। सो आपकी हाइपोथेसिस इंक्रीज कर रहे हैं। सो अगर आप प्रीवियस देखें तो आपके एक फीचर पे 4 हाइपोथेसिस बन रहे थे, 2 फीचर्स पे 16 हाइपोथेसिस बन रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद एक फीचर को मैं मज़ीद इसमें ऐड करता हूँ। सो लेट्स सी कि क्या इफेक्ट होता है। बट कैन यू गेस हाउ मेनी हाइपोथेसिस आर गोइंग टू बी फॉर 3 फीचर्स? हम सेम केस लेते हैं बाइनरी फीचर्स का और बाइनरी हाइपोथेसिस का। आप गेस कर सकते हैं कि 3 फीचर्स में कितने हाइपोथेसिस बनेंगे? कम ऑन, यू कैन पॉज फॉर 2 minutes एंड यू कैन गेस कि कितने हाइपोथेसिस बनेंगे। ओके, आप ये प्रीवियस एग्जांपल्स देख भी सकते हैं कि एक फीचर में आपके पास 4 बने थे और 2 फीचर्स पे आपके पास 16 हाइपोथेसिस बने। ओके, सो आई डायरेक्टली गो टू दिस। सो अगर आपके पास 3 फीचर्स हों तो 3 फीचर्स की बाइनरी फीचर्स हैं तो पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी होंगी? 8 होंगी। या आप अंडरस्टैंड, सो 2 raised to the power द नंबर ऑफ फीचर्स। सो अगर बाइनरी है तो 2 raised to the power these फीचर्स, तो आपके पास 8 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। वंस अगेन एक हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि सारी वैल्यूज़ 0 क्लास से बिलोंग करती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये फीचर वेक्टर में दूँ अपने फंक्शन को, सो 0 0 0 दूँ तो h1 आपको 0 रिटर्न करेगा, सब के लिए 0 रिटर्न करेगा। दूसरा हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि वो पहले 7 एग्जांपल्स के लिए 0 करे और 8th एग्जांपल के लिए 1 करे, एंड सो ऑन अप टू द लास्ट वन इन विच all the examples belong to class 1. okay, so the number of hypotheses कितने होंगे? आप इस ट्रुथ टेबल को एक्सपेंड करें तो you will have 256 hypotheses. okay, मैं once again ये कहूँगा, can you guess the formula for this? you can see जैसे जैसे हमने फीचर्स को इंक्रीज किया, so this hypothesis space, अगर मैं कहूँ the number of hypotheses, ये इंक्रीज़ कर रहे हैं रिलेटिव टू द साइज़ ऑफ दिस ट्रुथ टेबल। जैसे जैसे हम ये ट्रुथ टेबल को बड़ा कर रहे हैं हाइपोथेसिस भी इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, सो पॉज फॉर 1 minute एंड गेस द साइज ऑफ द फॉर्मूला फॉर द साइज ऑफ दिस हाइपोथेसिस स्पेस। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? ओके, हिंट देता हूँ मैं इस पे। दिस फॉर्मूला is related to the size of this truth table. We know that the size of this truth table is 2 raised to the power number of these features. okay, so 2 का मतलब ये है कि आपके पास बाइनरी टाइप के चूंकि फीचर्स हैं तो टाइप ऑफ फीचर्स आपके पास बाइनरी है, so 2 raised to the power number of these features. okay, so 2 raised to the power 3 आपके पास ये ट्रुथ टेबल का साइज है, और हाइपोथेसिस स्पेस का साइज इफेक्ट होता है आपके ट्रुथ टेबल के साइज से। ओके, तो चलिए मैं जंप करता हूँ डायरेक्टली फॉर्मूला पे। सो जैसे मैंने कहा ट्रुथ टेबल आपका हैज़ 2 power d rows, so d is the feature vector, so for Boolean target variable there are 2 to the power of 2 power d different Boolean functions we can define. okay, so the size of the hypothesis space is going to be 2 to the power of 2 power d. okay, for this example जो हमने पहले देखी है। सो इन जनरल क्या मतलब है इसका? इन जनरल इसका मतलब ये है कि आपका हाइपोथेसिस स्पेस का साइज जो है दैट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस। सो टारगेट वेरिएबल आपका वो किस टाइप का है? सो टारगेट वेरिएबल में कितनी क्लासेस हैं, तो हमने चूँकि बूलियन हाइपोथेसिस फंक्शन लिया था तो नंबर ऑफ क्लासेस उसमें 2 थी। ओके, 2 raised to the power द नंबर ऑफ फीचर वैल्यूज़। सो फीचर्स किस टाइप के हैं? सो अगर आपके बाइनरी फीचर्स हैं तो दिस थिंग विल आल्सो बिकम 2 raised to the power the number of features. okay, so for example, as an example, अगर आपके पास बाइनरी क्लासेस हैं, सो हाइपोथेसिस आप बाइनरी हैं आपके,
और बाइनरी ही फीचर्स हैं, जो कि इससे पहले हमने केस देखा था विद 3 फीचर्स। तो पिछले स्लाइड में जो एग्जांपल्स थी तो 3 फीचर्स की एग्जांपल थी, x1, x2, x3। सो द साइज ऑफ द हाइपोथेसिस स्पेस इज 2 raised to the power 2 raised to the power 3. Okay, 2 raised to the power 3 is the size of the truth table, and 2 raised to the power, this size of the truth table is the size of the hypothesis space. Okay, so which is equal to 256. If you recall, पिछली स्लाइड में आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ हाइपोथेसिस हैं दैट इज 256। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपका हाइपोथेसिस स्पेस का साइज 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक, क्लासेस किस टाइप की हैं, नंबर 2 फीचर्स किस टाइप के हैं, और नंबर 3 नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं। ओके, तो अगर आपका बाइनरी क्लासेस हैं तो आप 2 यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपकी रिग्रेशन है तो द साइज इज ह्यूमंगस। ओके, इसका मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन से रिग्रेशन को सॉल्व करना इज मोर डिफिकल्ट। ओके, सो उसमें आपके पास हाइपोथेसिस स्पेसेस काफ़ी बड़ी हैं। ओके, सो साइज हाइपोथेसिस स्पेस का इज गोइंग टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ फीचर्स, टाइप ऑफ फीचर्स एंड द नंबर ऑफ फीचर्स। ओके, सो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती हैं और इससे आपकी हाइपोथेसिस स्पेस बनती है। ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आपके पास let's say 6 features हैं, so if D is equal to 6, so you can see that the space, the hypothesis space is going to be 18.4 into 10 power 18 possible Boolean functions. Okay, same binary features और binary अगर hypothesis का आप केस लें तो आपके पास एक huge space है। Okay, so हम करते क्या हैं, हम जब ट्रेनिंग डेटा में कुछ एग्जांपल्स अपने क्लासिफायर को या अपने हाइपोथेसिस को ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन करते हैं तो दैट मीन्स वी आर रिड्यूसिंग द हाइपोथेसिस स्पेस। ओके, सो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 4 फीचर्स हैं, सो x1, x2, x3, x4, तो पहला क्वेश्चन ये कि आपके पास हाइपोथेसिस स्पेस कितनी होगी। सो हाइपोथेसिस स्पेस इज गोइंग टू रिमेंबर कि हाइपोथेसिस स्पेस का मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था, number of classes raised to the power number of feature values raised to the power number of features. Okay, so अगर आपके पास 4 फीचर्स हैं so टोटल कितने होंगे, 2 raised to the power 2 raised to the power 4, so आपके पास 2 power 16 possible hypothesis होंगे। ओके, सो इतने पॉसिबल आपके पास बूलियन फंक्शंस होंगे जिनको मैं हाइपोथेसिस भी कह रहा हूँ। ओके, सो फॉर 4 इनपुट फीचर वेक्टर आपके पास इतने होंगे। सो अगर ट्रेनिंग डेटा में आपके पास 7 एग्जांपल्स हैं, सो ट्रेनिंग डेटा में आपके पास कुछ 7 एग्जांपल्स हैं, सो एंड यू नो देयर लेबल्स, सो वाई आपको पता है। सो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी हाइपोथेसिस स्पेस आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, सो आपके क्लासीफायर के लिए जो अननोन चीज़ें हैं वो फिर आपके पास 16 - 7 कर दें तो आपके पास 2 power 9 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास स्मॉल डेटा हो, अगर आपके पास ट्रेनिंग डेटा कम है, ओके, तो फिर आपके पास आपका जो लर्निंग प्रॉब्लम है दैट मे बी अंडर कंस्ट्रेंट। ओके, सो अंडर कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि वो आपके प्रॉब्लम की ट्रू कम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो इफ़ यू हैव मोर एंड मोर ट्रेनिंग डेटा, सो द प्रॉब्लम बिकम्स ईजियर फॉर यू बिकॉज यू आर रिड्यूसिंग योर हाइपोथेसिस स्पेस। ओके, आपके पास जैसे जैसे ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा होता है तो आपकी हाइपोथेसिस स्पेस जिसमें आपने फंक्शन को सर्च करना है वो कम होती जाती है। ओके, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ओहम्स रेजर प्रिंसिपल। सो ओहम्स रेजर प्रिंसिपल ये है। सो बिफोर आई टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स, सो लेट्स लुक एट दिस ग्राफ्स। ये अगेन दिस इज टेकन फ्रॉम चैप्टर 18। तो आपके पास फिगर है, फिगर में आपके पास फिगर 18A में अगर आप देखें तो आपके पास कोई डेटा पॉइंट्स हैं और B में देखें तो सेम डेटा पॉइंट्स हैं। सो A और B में आपके पास सेम टाइप ऑफ डेटा है। यहाँ पे अगर आप A में देखें तो आपके पास सेम डेटा पॉइंट्स को फिट कर रही है एक
लाइन की इक्वेशन, ओके। और दूसरे बी में आपके सेम डेटा पॉइंट्स हैं, सेम ट्रेनिंग डेटा है, तो आपके बी में इनको फिट कर रही है एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, सो विच इज़ अ डिग्री 7 पॉलिनोमियल। सो नाउ दीज आर टू हाइपोथेसिस फंक्शन, सो एक लाइन का हाइपोथेसिस फंक्शन है और एक डिग्री 7 की पॉलिनोमियल का हाइपोथेसिस फंक्शन है, सेम डेटा के लिए। क्वेश्चन इज कि अगर आपके ट्रेनिंग डेटा में दो हाइपोथेसिस हैं, एक सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स है, दोनों फिट कर रहे हैं आपके डेटा पॉइंट्स को और दोनों इक्वली वेल फिट कर रहे हैं, दैट मीन्स के दे आर गिविंग यू 100% एक्यूरेसी फॉर एग्जांपल, ओके। सो सारे डेटा पॉइंट्स को फिट कर रहे हैं, सब पे उनकी प्रेडिक्शन करेक्ट है, ओके। तो कौन सा कंसिडर किया जाए? सो ए को कंसिडर किया जाए या बी को कंसिडर किया जाए? लाइकवाइज सिमिलर एग्जांपल आपके सी में है, सेम डेटा पॉइंट सी में आपके एक सिंपल फंक्शन है लाइन का जो कि मार्जिनली फिट कर रहा है, और एक दूसरा फंक्शन है जो कि एक कॉम्प्लेक्स डिग्री 6 की पॉलिनोमियल है, और डी में सेम डेटा को फिट कर रही है एक साइन वेव है, साइनोसॉइडल वेव है जो कि इन डेटा पॉइंट्स को फिट कर रही है। द क्वेश्चन इज कि अगर सेम डेटा को एक सिंपल फंक्शन फिट कर रहा है, सिंपल हाइपोथेसिस कर रहा है, और एक कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कर रहा है ट्रेनिंग डेटा को, तो आप किसको पिक करेंगे? नाउ ओकम्स रेजन प्रिंसिपल is a response to this question. So the principle is this: if multiple candidate functions, or multiple candidate function का मतलब ये है multiple hypothesis function, all explain the data equally well, so सब fit कर रहे हैं आपके डेटा को, so we are going to pick the simple explanation or the simplest function, okay, or the least complex function. So हम simplest को pick करेंगे। so ये जो example थी A और B में, अगर आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है और दूसरे आपके पास एक डिग्री 7 की पॉलिनोमियल है, तो इनमें से किस को आप पिक करेंगे? हाइपोथेसिस को पिक करेंगे। ओकम्स रेजर प्रिंसिपल कहता है कि आप ए को पिक करेंगे विच इज़ अ लाइन इक्वेशन, इसको पिक करें इंस्टेड ऑफ डिग्री 7 पॉलिनोमियल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी पिक अ सिंपल लाइन इक्वेशन इंस्टेड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल और some other complex function? The answer is ease of generalization, okay. अगर आपका फंक्शन सिंपल होगा तो सिंपल का मतलब ये है वो फीचर्स पे बहुत कम कंस्ट्रेंट्स लगा रहा है। अगर आपका फंक्शन कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे डिग्री 6 की पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये है कि वो फीचर्स पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स लगा रहा है, ओके। सो अगर आप डिग्री 6 की पॉलिनोमियल को अगर लिख के देखें, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, या डिग्री 7 की पॉलिनोमियल मिसाल के तौर पे, सो मैं एग्जांपल की पॉलिनोमियल कहता हूँ। सो फॉर एग्जांपल 8x रेज़ टू द पावर 7, 8x7 प्लस 5x6 प्लस 17x5 एंड सो ऑन अप टू 6x प्लस 7, ओके। सो यू सी इट्स अ लॉन्ग पॉलिनोमियल, सो उसमें आपके x पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स लग रहे हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि पहले आपने उसकी पावर लेनी है, फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, फिर अगली डिग्री की पावर लेनी है, फिर एंड सो ऑन। जबकि एक सिंपल लाइन इक्वेशन में यू हैव लेस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ओके। सो अगर किसी चीज़ में कंस्ट्रेंट्स कम होते हैं, कंडीशंस कम होती हैं, तो उसको जनरलाइज करना आसान होता है। अगर कंडीशन ज़्यादा हैं, कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा हैं, तो उसकी जनरलाइजेशन आपकी मुश्किल होगी, ओके। सो इससे रिलेटेड यू कैन थिंक ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स, ओके। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होते हैं तो यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द ऑनलाइन सेशन। सो थैंक यू वेरी मच। सो ये एक ब्रीफ सी वीडियो थी जिसमें हमने देखा है कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, उसकी एग्जांपल देखी हैं, फिर हम हाइपोथेसिस स्पेसेस पे गए। हाइपोथेसिस स्पेसेस क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फीचर से वो कैसे इंक्रीज़ होते हैं, तो आपके पास कैसे डिफरेंट हाइपोथेसिस बनते हैं, और उन पे हाइपोथेसिस स्पेस पे किन किन चीज़ों का इफेक्ट होता है। मैंने कहा था 3 चीज़ों का इफेक्ट होता है। एक आपका टारगेट वेरिएबल की टाइप, फीचर्स की टाइप, और नंबर ऑफ़ फीचर्स उसके इफेक्ट करते हैं। और लास्टली हमने बात की है ओकम्स रेजर प्रिंसिपल पे। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस डू लेट मी नो, और इससे आगे हम नेक्स्ट उसमें क्लासिफिकेशन पे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।